गौतम राणे साहब, बहुत जटिल और बहुत दार्शनिक ना हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल रह के सोचें तो जितने ये क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर पर यूपी बिहार में, इनका मूल जो पेटेंट था सियासी, जिससे इनका अपना चल रहा था आधार जनाधार, उस पर अचानक से कांग्रेस 360 डिग्री घूम के आई और ऊंची आवाज में उसने पेटेंट के लिए दावेदारी कर दी कि भाई हम तो पिछड़े और ओबीसी और दलित और जात की गिनती, इसके लिए अब समर्पित है। राफेल से लेके अडानी से लेके और दुनिया जितने मुद्दे उसने 14 से अब तक उठाए, कांग्रेस ने सबको छोड़ दिया। बोले अब हम 2 ही मुद्दे पकड़ेंगे। अब यही इनका पेटेंट है, वही कांग्रेस पकड़ लेगी तो क्या होगा गौतम राणा जी? अमिताभ अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो मैं आभार आपका व्यक्त करता हूं कि आपने आमंत्रित किया, और आपके दर्शकों का अभिवादन जी। ये समझने की जरूरत है, कांग्रेस से निकले हुए ही दल हैं ये एक तरह से, यानी ये कह लीजिए कि कांग्रेस के जनाधार को खिसका करके इन दलों ने अपना वजूद बनाया था, और चूंकि इनकी निष्क्रियता ने फिर से कांग्रेस को जीवित कर दिया है, और ये जो जनाधार था फिर से कांग्रेस की तरफ मुखर होने लगा है, इसलिए इन निष्क्रिय लोगों को सक्रिय बनने की आवश्यकता है नहीं, सक्रिय बन भी नहीं सकते हैं, और जब सक्रिय नहीं बनते तो अपनी निष्क्रियता को निष्क्रियता में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए दूसरे पे दोषारोपण करके ये अपनी सियासत चलाना चाहते हैं, और ये सियासत अब चल पाना बहुत ही मुश्किल है। बहन जी का जनाधार इतना जबरदस्त था, अगर उन्होंने अपनी निष्क्रियता न दिखाई होती तो आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश से जनाधार उनका खिसकने वाला नहीं था। बड़ी तेजी से जो डाउनफॉल हुआ है वो डाउनफॉल उनकी निष्क्रियता की वजह से हुआ है, और अखिलेश भी तो फिर अपना टीपू के अलावा दूसरा कुछ वो सोच नहीं पा रहे हैं। धरातल में क्या मैसेज जाना चाहिए, कि किन मैसेंजर्स के आधार पे अपने आप को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये अखिलेश में अभी भी अड़ियलपन कह लीजिए या उनका दर्प कह लीजिए, उनके घमंड कह लीजिए, वो ग्रामीण अंचल तक फैलने ही नहीं देना चाहते हैं। इसलिए ये लगता है कि कांग्रेस अगर पुनर्जीवित हो जाएगी तो क्षेत्रीय दलों का बोरिया बिस्तर बदना तय है, इसलिए वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गौतम राणा जी, मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास चलूंगा, इस बात को थोड़ा और स्पेसिफिक कर दूं। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय का मसला भी नहीं, मेरा बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है आज बहस में। ओबीसी और जात की गिनती, ये फंडा लालू यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, काशीराम, इन सबके जीवन दायिनी शक्ति रही, ठीक, इनके और इनके वारिसों के, ठीक, बाकी सब कहानी है। कांग्रेस समझ गई कि हम कुपोषित क्यों हुए, क्योंकि राजीव गांधी ने ऐतिहासिक गलती की वो मंडल की खिलाफत करके। काका कालेलकर से लेके मंडल तक इंदिरा गांधी ने फाइलों को खोल के नहीं देखा कभी। उससे बाद फिर राजीव गांधी का आ गया, फिर जात की गिनती पर मनमोहन सिंह का रुख। तो कांग्रेस का तो पूरा इतिहास सामने था, उसी को बता के ये दल चमक गए। गौतम राणे जी, जो मैं आज बहस लेके आया, जब चमक गए तो कांग्रेस को लगा कि अब कोई थाली में कहीं कुछ है ही नहीं, अब हम क्या करें। तो उसने कहा फिर इन्हीं कटोरी से ले। उसने पहले अलग अलग मुद्दे ट्राई किए, कहीं राफेल को, कहीं चौकीदार, कहीं थानेदार, कौन कौन मुद्दे उठाए, अडानी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने कहा भाई सपा और बसपा की कटोरी से ही सामान पलट लो अपनी थाली में। जोशी जी, मसला वही है भैया, इसीलिए एक ही सुर में बहन जी और अखिलेश यादव दोनों कह रहे हैं कि पिछड़े और जात की गिनती के मामले में कांग्रेस पर भरोसा मत करना, झूठी है। जोशी जी। अमिताभ जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। देखिए, आज जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को और जाति जनगणना की मांग को लेकर जो आंदोलन माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया, वो आज उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं, पूरे देश का एक आंदोलन बन चुका है। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, सभी लोग वही भाषा का बोलने का प्रयोग कर रहे हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। और अभी मैं आदरणीय दिल्ली चिंतक जो हमारे गौतम जी बैठे हैं उनकी बात को भी सुन पा रहा था।
तो निश्चित तौर पर हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि साइकिल के दो पहिए हैं, जी एक अंबेडकर का विचार और एक लोहिया का विचार, और समाजवादी पार्टी इन दोनों विचारों को लेकर आगे बढ़ चुकी है। और कोशनेस का तो मेरे को लगता है कि हमारे विचारधारा के लोग हो या अन्य विचारधारा के लोग, और भारतीय जनता पार्टी का तो हक बनता है। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी को अगर गलियाएंगे नहीं तो उनकी राजनीति चलती नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी घोसी की जनता ने अभी अभी दिखाया है जी कि जो आंदोलन माननीय अखिलेश यादव ने चलाया उसकी क्या ताकत है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, प्रदेश के मंत्री सब लग गए और घोसी में ऐतिहासिक जीत माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जड़ी है। लेकिन ये आज आपका विषय नहीं है, मैं विषय पे रहना चाहूंगा। अच्छा अभी निश्चित तौर जल्दी पे जी मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, आज चुनाव कहीं भी हो, लड़ाई एक ही है, और लड़ाई है केवल सामाजिक न्याय की और जाति जनगणना की। ठीक है और जोशी जी, ठीक है, रुक जाइए, सभी दल इस ठीक, भाषा ठीक, को बोल ठीक, रहे हैं। अरे रुक जाओ, फिर गोल गोल ना घुमाओ, दार्शनिक बातें ना करो कोई भाई, प्रैक्टिकल, कभी तो प्रैक्टिकल हो लो भाई। हमको कांग्रेस की कोशिश समझ आ रही है, हमको आपका दर्द समझ में आ रहा, इसको दुनिया की कहानी में क्यों से उलझाओ। कांग्रेस भी सारे प्रयोगशाला में जाके त्रिपाठी जी सारे एक्सपेरिमेंट कर लाई, क्योंकि कांग्रेस के मन के एजेंडे नहीं है ये। कांग्रेस इन एजेंडों के साथ कभी खड़ी भी नहीं रही, नेवर नेवर नेवर। इंदिरा गांधी तो कहती थी कि सारी समस्या की जड़ ये जात का बवाल है, जात खत्म हो। इसीलिए उन्होंने मंडल और कालेलकर दोनों की रिपोर्ट को टेबल के नीचे लगा दिया बर्फ में। राजीव गांधी का भी टेम्परामेंट वही था। उन्होंने जब मंडल कमीशन पर बहस हो रही थी लोकसभा में विश्वनाथ प्रताप के समय में, तो उसके खिलाफ खड़े हुए। लेकिन कांग्रेस भी समझ गई कि गुरु, और सारे खेलों में हमने तो हाथ आजमा के देख लिया, कुछ बचा नहीं, तो बोले फिर ठीक है इन्हीं से ले लो, पड़ोसियों से ही इन्हीं छीनो। इसीलिए देखिए बसपा और सपा में तमाम डिफरेंसेस हैं, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों अपने अपने वोटर जनाधार को आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस पे भरोसा मत करना। त्रिपाठी जी जी निश्चित तौर पर अमिताभ जी, जो अभी तक आपने विवेचना की है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है कांग्रेस उसके साथ खड़ी है और कांग्रेस उसकी वकालत कर रही है। आप उसको व्याख्यायित करने में अतीत के कुछ उदाहरण लाकर ऐसी बिंब को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे सिरे से नकारता हूं। भारतीय संविधान जब से बना और लागू हुआ उस समय भी कांग्रेस इस देश के केंद्र में थी और लगातार केंद्र की वही भूमिका थी जिसके तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 आता है, 17, 18 आता है। हमेशा से कांग्रेस इसकी बात करती रही। प्रैक्टिकल बात की जाए तो आज तो खुश होने की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अताताई सरकार है, जो लगातार विभाजनकारी राजनीति कर रही है, उसके विरोध में आज एक ही बिंदु पर बसपा, सपा और कांग्रेस खड़ी दिखाई देती है। आज तय है कि देश में वही पार्टियां राजनीति करेंगी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगी। भाजपा जैसी ऐसी ताकतें जो सिर्फ विभाजन का काम करती हैं, जो बांटने का काम करती हैं, जो विनाश का काम करती हैं, अब उनको होशियार होने की जरूरत है और तय है कि उन्हें सिंहासन खाली करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई आज 21वीं शताब्दी में भारत की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। निश्चित तौर पर अन्य मुद्दे आप भले ही नकार दें कि कांग्रेस ने प्रयोग किए और उनको छोड़ दिया, अभी भी अडानी हमारे लिए मुद्दा है। मोडानी का जो संगठन बना और जो सिंडिकेट है वो देश की एक बड़ी समस्या है, उसको हम लगातार उजागर कर रहे हैं। साथ ही जहां जहां ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जीवन के मुद्दों को छोड़कर वातायन के मुद्दे उठा लाती है, उनका विरोध करके कांग्रेस दिखाई देगी। लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आज सभी दल एक आवाज में एक साथ जी। प्रशांत जी आप पास आ रहा हूँ, लेकिन दो तीन बातें उन्होंने कहीं के एकेबी का मैं एक बिंब करने की कोशिश करूँ, उस पर मैं एक टिप्पणी कर दूं। अव्वल तो सपा बसपा कांग्रेस एक सुर में नहीं है। सपा बसपा कह रही कांग्रेस धोखा, उसका इतिहास धोखे का है, सामाजिक न्याय के एजेंडे पर उसकी बात का भरोसा नहीं करना। कान में नहीं, मंच पर कह रहे, माइक पर कह रहे, मायावती और अखिलेश दोनों चिल्ला चिल्ला कह रहे कि कांग्रेस झूठी है, और वो ये बातें वही बता रहे। ये मायावती ने बताई, ये अखिलेश यादव ने बताई, ये हम दोनों ने बता रहे।
और जो बात संविधान की कांग्रेस ने कही, आज उसका भी हम एक स्थायी निरूपण कर दें। बार बार ये बात आती कि हमने संविधान में जिस देर जब संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा का ये 24 अकबर रोड वाली कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। वो भारत के उस समय की समग्र मेधा और प्रतिभा का एक सम्मिलित समूह था। ठीक, वो मोतीलाल वोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे की दस्तखत वाली कांग्रेस नहीं थी भाई साहब। इसलिए ये ना कहो कि हमने बना दिया, ना जी ना। उसमें संविधान सभा में तमाम लोग थे जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। इसलिए वो भारत का संविधान है, उस पर भी अपनी मोहर ना लगाओ एआईसीसी की मित्र। हाँ, अशोक की लाट और हाथ के पंजे में कुछ तो फर्क रहे। आप यही काम कांग्रेस गलत करती, वो आजादी हम लाए, बोले 1857 हमने किया, 1947 हम लड़ा। अरे भाई साहब कहीं तो रुको। अब त्रिपाठी जी ने कहा कि हमारे मुद्दे मोडानी और कौन कौन सुडानी सब हैं। हम तो क्या त्रिपाठी जी कह रहे वो महत्वपूर्ण नहीं मेरे लिए महत्वपूर्ण है राहुल गांधी किस अवसर पर क्या बोल रहे हैं। एक दौर राहुल गांधी इस मामले में थोड़ा अपने ढंग के नेता हैं। वो एक समय में एक ही मुद्दा पकड़ते हैं और उसी का रिटॉरिक करते हैं। एक समय वो राफेल लिए थे तो सोते जगते अहरनिशी चारों 24 घंटे वो राफेल बोलते थे। फिर उन्होंने अडानी पकड़ा, अब वो आ गए हैं ओबीसी कितने सचिव ओबीसी और जात की गिनती तुरंत करो। उनका फोकस कांग्रेस का फोकस, इसलिए मैंने निवेदन किया इसको अन्यथा मत लीजिए। और आप किसी के पेटेंट पर डाका डालोगे भाई साहब बिना मेहनत, किसी की परमानेंट पूंजी पॉलिटिकल पूंजी, तो फिर संघर्ष तो हो गई। प्रशांत पटेल जी, इस लड़ाई का असर देखिए। आज शाम नीतीश बाबू और लालू यादव को भी दिख रहा है कि कांग्रेस क्या खेल खेल रही। इसलिए आज नीतीश बाबू और लालू यादव ने मिलकर बिहार विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया कि भाई अब इससे आगे कौन जाएगा। बोले जी 75% आरक्षण होना नहीं है, लेकिन कर तो दिया, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कांग्रेस अब इसी हमारे पुराने पेटेंट को हथियाने के चक्कर में। भाई राहुल गांधी बोलेंगे और तेजस्वी बोलेंगे तो स्वाभाविक है बड़ा इको राहुल गांधी का होगा। कांग्रेस उसी का फायदा लेना चाह रही है। क्या आपको भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस देश में पिछड़ा ओबीसी और जात की गिनती वाले जो दो बड़े मसले हैं इनकी प्रतिनिधि चैंपियन बन के उभरेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा होगा? अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको साधुवाद देता हूं कि आपने बड़े अच्छे से स्पष्ट किया कि वो पहले वाली कांग्रेस अलग थी, आज वाली अलग है। पहले वो गाय बछड़े वाली कांग्रेस थी, आज 1980 में बनी हुई इंदिरा गांधी हाथ के चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस है जो गाय सरेआम सड़क पे काटती है। उनको राहुल गांधी उनको अपने साथ भारत जोड़ो यात्रा में लेकर घूमते हैं। तो कांग्रेस के मित्रों को स्पष्ट करना चाहिए, वो कांग्रेस अलग थी जो वहां आजादी के आंदोलन से निकली थी। ये कांग्रेस इंदिरा गांधी जो द्वारा बनाई हुई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये चीजें हैं। और दूसरा जो ओबीसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कांग्रेस का पूरा इतिहास रहा है। आपने भी कई सारे तथ्य बताए, मैं भी कुछ बता देता हूं कि 7 मई 2010 का चिदम्बरम जी का पार्लियामेंट में बयान है जो हमारे हुकुमदेव नारायण यादव जी ने और गोपीनाथ मुंडे जी ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। तो चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे, उन्होंने उस समय इनके समय जनगणना हुई थी उसका विरोध किया था। आज इनके सारे चाहे डेटा वाइज देख लीजिए किस तरीके से, चाहे मंडल कमीशन के समय से लेकर के हो, कालेकर के समय से लेकर के हो। एक इंदिरा गांधी जी के समय कापू समाज के एक नेता होते थे आंध्र प्रदेश के, वो भी लगातार प्रयासरत थे कि मंडल आयोग की जब 80 में दोबारा इंदिरा जी चुन करके आए कि उसको लागू किया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी जी टोल मटोल करती रही। एक कमेटी बनाई लेकिन उस कमेटी कभी 4 साल जब प्रधानमंत्री रहे उस कमेटी कभी बैठक ही नहीं हुई। बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद जब राजीव गांधी जी आए तो पीवी नरसिंह राव, वेंकटरमण और एनडी तिवारी के नेतृत्व में वो कमेटी बना दी गई। उसमें कोई ओबीसी नहीं था, तीनों ब्राह्मण थे। तो इस तरीके के इन्होंने ओबीसी हितों का इन्होंने मखौल उठाने का प्रयास किया है। कभी इन्होंने ओबीसी प्रधानमंत्री को आगे आने नहीं दिया। चाहे एससी समाज के भी जब आए जगजीवन राम, उनका भी विरोध किया, चरण सिंह जी की सरकार गिराई। आज इनकी अगर भाई ओबीसी बात करते हैं तो सीडब्ल्यूसी में आज इनके 84 मेंबर हैं, 84 में से केवल 16 ओबीसी समाज से हैं, 19% है। तो कांग्रेस बात उठाए लेकिन पहले अपना घर ठीक कर ले तो उनकी बात पे जनता विश्वास करेगी, क्योंकि इसीलिए हर बार जनता के बीच में जाते हैं, जनता विश्वास नहीं करती। ना तो राजस्थान में 27% ओबीसी आरक्षण है, ना तो झारखंड में है, ना ही छत्तीसगढ़ में है।
भाई जहां जहां आपकी सरकारें कम से कम वहां तो 27% लगा दीजिए, अभी 55% 60% की बात छोड़िए। कर्नाटक में इन्होंने जातिगत जनगणना सिद्धारमैया जी जो पिछली बार मुख्यमंत्री थे उन्होंने कराई, आज तक आंकड़े नहीं जारी किए। भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि उन्होंने जनगणना कराई, वो भी आंकड़े सार्वजनिक कर रहे हैं। तो कम से कम जहां जहां आपकी सरकार है उसको सार्वजनिक कर दीजिए, फिर तो कम से कम आप लगेगा ना कि आप ईमानदार हैं उस तथ्यों के लिए। जब आप जहां सत्ता में है वहां तो विरोध करते हैं, वहां स्टैंड आपका कुछ और रहता है, राहुल गांधी जी कुछ और बोलते हैं, इसलिए जनता इस आपके जहां से विश्वास नहीं करेगी। इसलिए जो ओबीसी वर्ग जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी साथ में है, आगे भी साथ रहेगा। हम लोग लगातार उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और उसी प्रकार हम करते रहेंगे। गौतम राणे, क्या आपको ऐसा लगता है कि 360 डिग्री पर गाड़ी घुमा देना है, पूरा चक्का घुमा देना, इतना सरल खेल है कि कभी भी आप अपना वैचारिक अधिष्ठान बदल दो अचानक से? बोले नहीं हम पहले कुछ थे अब हो गए अचानक से एकदम, अब सोमवार को ऐसा हो गए, क्योंकि एक सीक्वेंस है पूरा। और देश के ओबीसी समाज के मन में एक धारणा बनी, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, खास तौर पर मैं मंडल का जिक्र करूंगा। मंडल में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो कांग्रेस ने रुक ले लिया राजीव गांधी की विजडम के चलते, उसने तो कांग्रेस का कुंडे कर दिया। और हमने तो पार्लियामेंट में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह को कांग्रेस से झगड़ते देखा इस बात को लेकर कि आंकड़ा दो। मनमोहन सिंह के समय में कांग्रेस सरकार ने कहा आंकड़ा देना देश के हित में नहीं है। जी देखिए ये समझिए कि 2000 अभी जो चर्चा चल रही थी, 2001 तक जो पार्लियामेंट की सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी वो 79 थी और शेड्यूल ट्राइब के लिए 41 थी। 2001 की जनगणना जैसे ही प्रकाशित हुई उसको सीटों को बढ़ा करके 79 से 84 शेड्यूल कास्ट के लिए कर दिया गया था और 41 से बढ़ा करके 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए कर दिया गया था। इसका मतलब 2001 में जनगणना हुई उसी को आधार माना गया था। अब कांग्रेस की स्थिति है यह है कि अब जब मंथन शुरू हुआ तो मंथन शुरू होने के बाद और खासतौर से खड़गे जी के आने के बाद ये मंथन शुरू हुआ कि कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक अगर शासन किया है तो उसमें एक बड़े पैमाने पे शेड्यूल कास्ट उनके साथ रहा है और ओबीसी की बहुत सारी जातियां जो इन्फ्लुएंसिंग नहीं हुआ करती थी, जिनको बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पे विकास करने का मौका नहीं मिला था, वो कांग्रेस के साथ जुड़ी थी। और इसलिए ये जो चिंतन शुरू हुआ, चिंतन के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और उस पे आने की जरूरत है। कांग्रेस इसीलिए रुख अपना कर रही है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि बसपा का उदय चूंकि नहीं राणे जी, मैं ये नहीं समझना, मैं समझना सिर्फ चाह रहा था आपसे इतना कि क्या अचानक से हम किसी एक मुद्दे के ये ऐतिहासिक तौर पर खिलाफ रहे हो किसी एक बिंदु से, एक विषय के, और अचानक से हम अपने को यू टर्न ले ले, क्या जनता उसको स्वीकार कर लेगी? मैं आज सिर्फ इतना समझना चाह रहा था आपसे इतने। हाँ एग्जैक्टली, चूंकि जनता की स्थिति यह है कि जनता चूंकि बदलाव की स्थिति देख रही है, बदलाव की भावना में है, जो सरकार है शायद उसे त्रस्त नजर आ रही है, तो त्रस्त आने की नजर में वो ये विकल्प ढूंढ रही है कि ज्यादा जो हमारा नुकसान कर रहा है उसकी तुलना में कम नुकसान करने वाले के साथ चले जाए। ठीक, और एक बार कांग्रेस के साथ वो शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर क्षेत्रीय दलों सपा बसपा के साथ आना मुश्किल हो जाएगा। बस मैं खत्म कर रहा हूं, सपा बसपा के साथ आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दोनों की छटपटाहट है। ठीक, गौतम राणे जी ने जो बात की उसमें कुछ बातें टिप्पणी मांगती हैं। एक तो विषय ये कि गणित ये कहता है, बाकी सब में तो मिलावट हो सकती, गणित में तो मिलावट हो नहीं सकती। देश के स्तर पर सर्वाधिक ओबीसी का सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ये मान लीजिए। ठीक, ये क्षेत्रीय दल जो हैं आरजेडी, जेडीयू, सपा, इस टाइप के और दक्षिण के भी जो ओबीसी के कारण ही बड़े हुए थे, उनको 19 में घट के ओबीसी का शेयर मिला 27 और बीजेपी को हो गया 44। ये भी आंकड़ा ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई टिप्पणी करें कि जनता त्रस्त है और जनता कह रही है कि नहीं अब इनसे अलग हो जाना है। और दलितों का वोट भी आंकड़ा ये कहता है,
देश में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी को मिला। हम भारतीय जनता पार्टी को पसंद करें ना पसंद करें, व्यक्तिगत प्राथमिकता है, लेकिन गणित नहीं बदलता उससे। देश में सर्वाधिक दलित सांसद, आदिवासी सांसद और दलित विधायक और आदिवासी विधायक भाजपा के बैनर पर जीत के आ रहे हैं। प्राणी जी, इस चीज को भी हमको दिमाग में रखना होगा। जब हम ये कहें कि सारे समूह ये नाराज हो गए और ये कांग्रेस को शिफ्ट हो रहे, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि अभी जो ताजा चुनाव हुआ है 19 का, उसमें ये स्थिति है। और ये बहस हम इसलिए तो लाई नहीं, दलित SC और ST की गिनती तो होती ही है, वो पब्लिक भी होती है। ये लड़ाई उसकी थोड़ी ना है, ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो लड़ी जा रही है OBC की गिनती पब्लिक हो। और वो जब 11 में विषय आया तो कांग्रेस ने उसको अस्वीकार कर दिया था। त्रिपाठी जी, कांग्रेस को जो बात मैं राणे जी से पूछ रहा था वही कि आपको नहीं लगता कि मतलब बहुत तेजी आप मुद्दों को बदलते हैं? मतलब 6 महीना साल भर एक मुद्दे पर रहते हैं, फिर अचानक हटाओ ये बेकार हो गया, इसमें जूस नहीं निकल रहा, आप दूसरा ले आओ। क्या अब आप फाइनली आप इस बात पर आए कि भाई अब OBC का मामला चलेगा और जातिगत जनगणना का चलेगा? जी अमिताभ जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, लेकिन आप ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, इससे मुझे आश्चर्य हो रहा है। कांग्रेस इतनी जल्दी मुद्दे बदल रहे, बिल्कुल नहीं बदल रहे। आप देखिए, कांग्रेस का ये बुनियादी मुद्दा है, आप इसे नकार भी दें, जैसे आपने अपनी टिप्पणी में कह दिया कि वो कांग्रेस दूसरी थी, ये आपने 14 में आपने ये मुद्दा उठाया, जात की गिनती करो, नहीं 19 में उठाया, नहीं तब OBC नहीं थे देश में, इसलिए मैं मुद्दा उठा रहा हूं। तब आप मंच से कहते थे चौकीदार चोर है। तब रहे हैं जब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अमिताभ जी, आपके उठाने से पहले राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसलिए आप उठा रहे हैं। बहुत उत्तेजित होने का मामला नहीं, बड़े आसानी से मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी तो लगातार इस पे कह रहे हैं, इसलिए आज सब लोग उस पर बात कर रहे हैं, और ये बात होनी भी जरूरी है। कब तक आखिर हम नहीं पिछड़ों की बात करेंगे? कब तक उनकी संख्या नहीं घोषित होगी? आज वो समय है, आज वो जरूरत है कि वो घोषित होगी। दूसरी बात, कांग्रेस इतनी जल्दी ना मुद्दे उठाती ने पसंद की है, तो अभी व्याख्या की जिससे प्रशांत जी को लगा कि उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी होगी, आपने कह दिया। ये ध्यान रखिए, कांग्रेस वहीं से आई, जड़ें वहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से नहीं पैदा हुई है, वो जनसंघ से पैदा हुई है, वो हिंदू महासभा से पैदा हुई है। और याद करना पड़ेगा आपको अपना अतीत जब याद करेंगे। लेकिन कांग्रेस आज फख्र करती है कि हम अपने अतीत में गांधी और नेहरू को याद करते हैं, हम अंबेडकर को याद करते हैं, हम सरदार पटेल को याद करते हैं। हम वहीं से निकल के आए हैं और आज तक उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं। रही आज की बात कि क्या ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, तो कांग्रेस ये कह रही है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे आज बात होगी। लेकिन मैंने अभी भी कहा था कि और मुद्दे हमने छोड़ नहीं दिए, वो लगातार मुद्दे जनता के सामने हैं। और जैसा नारायण राणे साहब ने कहा, ये सच है, भले ही चाहे इस आवाज को आज ना आप सुने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से जनता नाराज है। और ये लाइन आपके चैनल में अमिताभ जी बहुत समय से कह रहा कि विपक्ष आज भारत की जनता बन चुकी है। जी ठीक है त्रिपाठी जी, बिल्कुल ठीक बात है। हम तो किसी का कहा नहीं मानते, क्या, और अपना कहा भी नहीं मानते। हम तो केवल जनता का कहा मानते, रिजल्ट देखते हैं। बाकी सबका ज्ञान, सबको मुबारक। बहुत दूर तो नहीं 3 दिसंबर, कुछ 3 दिसंबर को पता लग जाएगा, कुछ मई में पता लग जाएगा। हम आप फिर यही रहेंगे, वही घोड़े वही मैदान। लेकिन इतना फिर भाई उस दिन तैयारी करके सब लोग आना, सार्वजनिक माफी हो की स्थिति बने तो तत्काल मांगना बिना बहस के, कहना भाई हमको समझ नहीं जनता की नब्ज की, तब तो मांगना पड़ेगा ना माफी। फिर भागने का रास्ता तो नहीं मिलेगा, सारी गलियां बंद करके तो बहस शुरू होगी। पहले सारे दरवाजे बंद होंगे, फिर बहस स्टार्ट होगी। भागने का तो रास्ता ही नहीं होता। त्रिपाठी जी पुराने मेरे मित्र वो जानते हैं। जोशी जी, आपके पास, आपसे मेरा मतलब, आप भुवन भास्कर जोशी नहीं और अकेले सपा भी नहीं, बसपा, सपा, आरजेडी, जेडीयू, आप लोगों के पास जो कुल जमा राजनीतिक पूंजी थी, क्या कांग्रेस ने कहा इसको पैकेट में रखो, उसके ऊपर डबल ठप्पा अपना मार दो। त्रिपाठी जी कह रहे हैं राहुल जी ने उठाया तब देश ये जान पाया कि मसले हैं। मेरे ख्याल से ये तब से उठ रहे जब राहुल जी स्कूल में पढ़ते थे, क्या, जब मंडल की रिपोर्ट आई थी तो राहुल जी स्कूल में पढ़ रहे थे।
प्रियंका जी वो साथ साथ जाते थे टिफिन लेके। अब वो बता रहे राहुल जी ने देश में चेतना जगाई। बताओ, गजब करते हैं। काका कालेलकर जब कमीशन रिपोर्ट दे रहा था, राहुल गांधी क्या कर रहे थे उस वक्त? चिंतक थे। जोशी जी, अब मैं समझ गया, आपकी पास जो कुल जमा पूंजी थी, कांग्रेस ने उसको अपना पेटेंट घोषित कर दिया। कांग्रेस ने कहा राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, इसलिए अब सब उठा रहे हैं। देखिए इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं क्या कि कांग्रेस झूठी है, इसकी बात भरोसा न करना। देखिए अमिताभ जी, पीडीए को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के क्या विचार है? सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना की मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक अखिलेश जी लड़ रहे हैं, क्या पूरा देश नहीं जानता? किसने इस बात को उठाने का काम करा, ये पूरा देश जानता है। देश किसी के वो नहीं है कि आज कोई नया बयान दे दे और कह दे कि आज चर्चा उसी के कारण हो पा रही। चर्चा के साथ साथ उसके लिए लड़ाई की जरूरत होती है, जो जमीन पे भी लड़ी जाएगी और साथ साथ सदन में भी लड़ी जाएगी। और ये काम दोनों हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कर, और हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना कि बसपा क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, या भाजपा के सहयोगी दल क्या कह रहे हैं। हमने कहा इसके अलावा हमारा कोई प्रमुख मुद्दा नहीं है। हमारा तो जो पूरा फोकस है वो केवल पीडीए को लेकर और जाति जनगणना की मांग को लेकर और सामाजिक न्याय की लड़ाई को है। ये समाजवादी पार्टी और के नेता माननीय अखिलेश यादव जी स्पष्ट कर चुके हैं। हमने अपनी लकीर खींच ली है। कोई चले तो अच्छा है, ना चले तो अच्छा है। हमें तो इसी रेखा पर चलना है और उन्हीं की लड़ाई लड़नी है जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है, उनकी लड़ाई को लड़ना है। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया और हमारी कोई डगर मगर किसी अन्य राजनीतिक दल से नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ कोई रोक सकता है, केवल माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी रोक सकती है। हाँ ठीक है, कोई इंजन के पीछे डब्बे हो सकते हैं, चाहे भाजपा के डब्बे हो जाए चाहे हमारी पार्टी के डब्बे हो जाए, लेकिन यहाँ पर लड़ाई सीधी भाजपा वर्सेज समाजवादी पार्टी है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि डब्बा बनना हो कांग्रेस को तो इंजन के पीछे जहां जगह खाली मिले वहां जुड़ जाए। हाँ, जंपर जोड़। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अमिताभ जी यही बात मैं कहना चाहता हूं और मैं स्पष्टवादी हूं, आपको भी पता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, वो तो ठीक ही बात है। प्रशांत जी, कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय के डिस्कोर्स को, विमर्श को देश की सतह पर लाए हैं। और मैं हैरान हूं कि पेरियार से लेके करुणानिधि तक इस देश में कब से लोग हो गए। कर्पूरी ठाकुर और लोहिया जब नारा दिया था, पिछड़ा पामे 100 में 60, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पामे 100 में 60, तब राहुल गांधी का जन्म हुआ होगा। ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नवजात ही होंगे क्या। लेकिन कांग्रेस तो इतनी आत्ममुग्ध है, उसने कहा ना, देश में सामाजिक न्याय का अर्थ ही राहुल गांधी ने बताया। भाई अब तो बड़ा समस्या हो जाएगी। लोहिया से लेके, अंबेडकर से लेके, कर्पूरी से लेके तमाम लोग, विश्वनाथ प्रताप, बताइए उनसे पहले मंडल को लाया तो नहीं। और एक बात मैं कह दूं, बसपा यहां नहीं है लेकिन मुझे कहना चाहिए, जब विश्वनाथ प्रताप की सरकार बनी, ये बहुत कम लोगों को स्मरण होगा तथ्य, कांग्रेस को भी ध्यान रखना चाहिए किसी को खारिज करने से पहले। तो कांशीराम ने बसपा का समर्थन विश्वनाथ प्रताप को दिया, लेकिन उस चिट्ठी में लिखा कि हमारा समर्थन केवल एक ही मुद्दे के लिए है, मंडल की रिपोर्ट लागू करनी होगी और नहीं करोगे तो हम अलग हो जाएंगे। उनके 3 ही थे, मायावती भी हाउस में थी, लेकिन उन्होंने ये तो किया। तो आज वो ये तो कह सकते हैं कि हाँ हमने ये कहा था। कांग्रेस तो मंडल के खिलाफ खड़ी थी। खैर, लेकिन प्रशांत जी, कांग्रेस ने कह दिया कि भाई सामाजिक न्याय का मुद्दा इस देश में राहुल गांधी लेके आए हैं। अब आप देख लो कैसे क्या रणनीति बनेगी। देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस के साथ जो अलायंस के जितने भी दल बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं तो उनका सबका प्रादुर्भाव कांग्रेस के विरोध में हुआ है। अधिकतर तो दल जो है जनता दल से निकले हुए, जनता दल का गठन ही कांग्रेस विरोध पे हुआ था वीपी सिंह जी के समय में। और भी जो भी दल हैं उनके साथ में आज के समय नैसर्गिक रूप से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं और उनका जो वोट बैंक है आज के समय में कहीं न कहीं वो कांग्रेस का ही वोट बैंक रहा है। 1989 मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले तक कांग्रेस की सत्ता थी। वो बने, उसके बाद से कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती चलेगी। 89 के बाद से कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं आई। बसपा भी मजबूत हुई, बसपा की रही, सपा की रही सरकारें, हमारी भी 91 में बनी, उसके बाद भी सरकारें बनी। लेकिन जो कांग्रेस का वोट बैंक कहाँ शिफ्ट हुआ? बसपा में शिफ्ट हुआ, कुछ भाजपा में गया, कुछ सपा में गया।
और जैसे और कांग्रेस हालात आज उत्तर प्रदेश में सबको पता है। तो जब कांग्रेस को भी पता है कि हम यही मुद्दा उठाएंगे, अगर अपना वोट बैंक कहीं से वापस लाने की सोच रहे हैं, तो लॉस किसका होगा? समाजवादी पार्टी को होगा या बसपा का खींचेगी वोट बैंक। तो अखिलेश जी इस बात को समझ गए हैं। अखिलेश जी अब मुलायम सिंह यादव जी की रणनीति पर चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी जब तक रहे 17 तक सक्रिय रहे राजनीतिक रूप से, तो उन्होंने कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। वो बुद्धिमान राजनेता थे, वो समझते थे हमारा इनका वोट बैंक है कि हम अगर गठबंधन करेंगे तो कांग्रेस तो हमें छीन लेगी। कांग्रेस का इतिहास ही रहा छोटी पार्टियों को खाने का। अखिलेश जी ने गलती की ना, अखिलेश जी समझ गए कि भाई कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे तो हमें धोखा होगा, और धोखा भी उन्होंने दे ही दिया। 1 बजे तक उन्होंने उनको बिठा के रखा मध्य प्रदेश में, फिर अगले दिन सीटें घोषित कर दी। बार बार अखिलेश जी को पीड़ा, उनकी अगर स्पीचेस सुन रहे हैं मध्य प्रदेश में, पीड़ा जाहिर हो रही है, और पीड़ा उनकी जायज भी है कि किसी को इस तरह आप रात में बिठा करके धोखा दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो आप पहले इनको डिनाई कर देते। तब राहुल गांधी जी को अब समझ में आया कि अगर हमें उत्तर प्रदेश में मजबूत करना है तो सपा का जो कोर मुद्दा है वो हमें खींचना पड़ेगा। तो ये लड़ाई मैं अमिताभ जी समझता हूँ कोई भारतीय जनता पार्टी को इसमें समस्या नहीं। ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपस की है। दोनों एक दूसरे का वोट बैंक खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी इनका कोर वोट है। और ये गठबंधन भी नहीं इसलिए चल पाएगा, हम पहले से कर रहे हैं इसलिए अभी तक विधानसभा में गठबंधन नहीं हो पाया, लोकसभा भी नहीं हो पाएगा। भले कितना ही कहते हैं कि हम गठबंधन कर रहे हैं, लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने रविदास मल्होत्रा जी को घोषित कर दिया है। जनता पार्टी का पूरा जनाधार न खिसक जाए। एक मिनट पार्टी जी जी ठीक, आप प्रसाद जी गौतम राणे में एक बात समझना जी चाह रहा था कि 24 का चुनाव दिल्ली की गद्दी के लिए है। कोई हो, नीतीश बाबू हो, लालू प्रसाद हो, उनका बेटा तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, बहन जी हो, ममता बनर्जी हो, उन सबका स्टेक राज्य पर है। क्या सब जानते हैं? हम तो प्रधानमंत्री बन नहीं रहे क्या? अपने घर के गुल्लक से पैसा निकाल के अपनी जमीन गिरवी रख के कांग्रेस के लिए लड़े? क्यों लड़े भाई? 27 में ताकत आजमाए बसपा और सपा। ये सपा की बात कर ले, बसपा अलायंस से बाहर, इसलिए सपा 27 में अपनी ऊर्जा लगाए तो उसको कुछ हानि लाभ भी हो सकता है। 24 में ऊर्जा लगा के उसको क्या लाभ? जो सांसद 3 रहे या 6 हो जाएं? नहीं, उसके लिए तर्क, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि अपना जो आइडियोलॉजिकल वोट बैंक है पिछड़ों का, वो बचा रहे, उस पर कांग्रेस सेंधमारी ना करे। नहीं जी अमिताभ जी, अभी हमारे दोस्त जोशी जी कह रहे थे कि बीजेपी को अगर कोई डेंट कर सकता है या बड़ा नुकसान कर सकता है उत्तर प्रदेश में, तो वो समाजवादी पार्टी कर सकती है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा एक वोटों का चैन शेड्यूल कास्ट का भी और ओबीसी का भी बीजेपी के साथ गया, तो आप जैसा विद्वान पत्रकार बेहतर जानता है कि सबके अपने परंपरागत वोट करीब 25% वोट हुआ करता था, जो न्यूट्रल वोट हुआ करता था, और अब वो 20% पे करीब करीब आ गया है। वो न्यूट्रल वोटें चुनाव में परिवर्तन करती हैं सीटों में, किसी की सीटें घट जाती हैं, किसी की बढ़ जाती है। और जैसा हमारे दोस्त कह रहे थे कि 2022 में जब चुनाव हो रहा था तो वो न्यूट्रल वोटें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई थी, सिर्फ इसलिए गई थी कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन जाएंगे। और आपने शायद पढ़ा भी होगा, हमने पहले ही आर्टिकल लिखा था 2021 दिसंबर में कि लगता है टीपू के हाथ से सल्तनत छिटक गई है और किसी टापू में अटक गई है। क्योंकि जिस तरह से ये अपना चुनाव लड़ रहे थे, उससे ये लग रहा था कहीं इन्होंने बीजेपी से सुपारी तो नहीं ले रखी है जिताने के लिए। तो उस समय जो स्थिति थी, जब आप 2022 में बीजेपी को नहीं रोक पाए, जब मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश को देखना चाहता था, जैसा आप कह रहे हैं, तो अब रोक पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब लोग ये जानते हैं कि वही पार्टी रोक सकती है बीजेपी को जिसका पैन इंडिया जनाधार हो, और उस दिशा में कांग्रेस के अलावा दूसरा नहीं टिकता है। तो अगर आप गठबंधन के साथ रहेंगे, बस 5 सेकंड में, अगर आप गठबंधन के साथ रहेंगे, केवल ये दम नहीं दिखाएंगे कि 65 सीटों पे हम लड़ेंगे,
तो निश्चित तौर पे आप बेहतर रहेंगे और 2027 के क्लेमेंट रहेंगे, बाकी आपकी अपनी मर्जी। ठीक ठीक। जोशी जी, कांग्रेस कह रही है कि आप पीछे आपको चलना होगा, इंजन हमारा रहेगा। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अभी चुनाव राज्यों में चल रहे हैं। अब गठबंधन की जब बैठक होती है तो अंतिम दिशा में क्या परिणाम आता है, क्या आगे बातें होती है, तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं निश्चित तौर पे इतना कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में है, ये बात किसी से कोई छुपी नहीं। जी ठीक। त्रिपाठी जी, ओबीसी का क्या होगा, जात की गिनती कब होगी, पहले वो छोड़ो, पहले यही तो फरियाल लो कि बड़ा इंजन कौन है, डब्बा कौन है, इसी पे रायता बिखरा पड़ा है। अमिताभ जी, इसमें कतई कोई लड़ाई नहीं है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। दरअसल ये बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में सब एक साथ खड़े हैं और एक साथ लड़ रहे हैं। दरअसल लड़ाई आज जनता की लड़ने के लिए हम लोग निकले हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे सपा है। आप भी गोल गोल सैद्धांतिक बातें जलेबी जी बना रहे हो, गजब कर रहे हो महाराज। सेनापति के कोई लड़ाई होगी यूपी में? सेनापति के तौर पर जैसा भी नारायण राणे साहब ने कहा कि मोदी जी को चुनौती देने वाला एक ही चेहरा है और वो राहुल गांधी है। पूरे देश को ये दिखाई दे रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी ही हैं जो मोदी जी से सीधा लड़ रहे हैं और मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं। और मोदी जी को भी ये पता है कि अब उनकी 24 में विदाई तय है। 10 साल उन्होंने जुमले से, झूठ से अपना शासन चला लिया है। लेकिन अब इसका भाई जोशी जी, आई एम सॉरी, कांग्रेस कह रही है कि पूरे देश को ये पता है राहुल गांधी मोदी से लड़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं लड़ रहा। ठीक, यानी आप ना अखिलेश लड़ रहे हैं, ना मायावती लड़ रहे हैं, ना लालू लड़ रहे, ना आरजे नीतीश बाबू लड़ रहे, ना स्टालिन लड़ रहे, एको अहम द्वितीयो नास्ति राहुल गांधी। कांग्रेस ने कह दिया अब आप देख लो, डब्बा बनना है, अपनी जगह आरक्षित करा लो, कौन से नंबर खाली है डब्बा वहीं पर जंपर जोड़ दो। जोशी जी ठीक है ना? जी अच्छा, चलिए, जोशी जी तक आवाज नहीं जा रही है, ऐसी आवाज ना जाए सोई ठीक है। अब ऐसे में क्या जवाब दोगे? ये तो रायता अजय राय अच्छे से फैलाए हैं। मैं कोई गौतम राणे साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे, लेकिन मैं कोई दबी छुपी बात तो कह नहीं रहा हूं भाई। आखिर गौतम राणे ने अभी सुपारी की बात की, मुझे सुपारी से कत्था चूना एक याद आ गया। समाजवादी वाले कह रहे कि भैया अजय राय ने सुपारी ली है भाजपा से। अब बताइए क्या तय करें, किसने सुपारी ली है? प्रशांत पटेल जी, आपकी पार्टी की भी इस कदर पॉपुलैरिटी हो गई माइकल जैक्सन टाइप की, क्या हर आदमी दूसरे को बता रहा कि भाजपा की बी टीम है? क्या पवार भाजपा की बी टीम, मायावती भाजपा की बी टीम, अखिलेश यादव भाजपा की बी टीम, अजय राय सुपारी किलर भाजपा के। पूरे देश में आप ही ने एजेंट बना दिए। नहीं, मायावती कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी एक है, यानी कांग्रेस भी आपकी एजेंट हो गई। मेरे ख्याल से सीपीआई, सीपीएम और माले वगैरह को छोड़ के आपने सबको आई कार्ड बांट दिए क्या? देखिए, अगर अमिताभ जी देखा जाए तो ओरिजिनली तो भारतीय जनता पार्टी, इंदिरा कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी यही ओरिजिनल पार्टियां हैं या कम्युनिस्ट पार्टियां। बाकी तो जितने क्षेत्रीय दल कहीं कहीं से कांग्रेस पार्टी से निकले हैं या कांग्रेस के विरोध में उनका गठन हुआ। अभी आम आदमी पार्टी होती तो उस पर भी आरोप लग जाता कि वो भी बी टीम है, सी टीम है। तो बड़ी दुविधा है, यही तय नहीं कर पा रहे हैं। आज स्थिति है कि कौन किसकी बी टीम है और साथ में गलबैया भी करते हैं, बैठकें भी करते हैं पटना में, बंगलौर में, मुंबई में कि मोदी जी को हरा देंगे। एजेंडा इनका कुछ है नहीं। एजेंडा वो सही कि भाई मोदी जी को हटाना, अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। साथ में सिर्फ डबल भी बीच बीच पे कर लेते हैं। और अखिलेश जी तो खुल करके बोल रहे हैं, जो उनको जो बातें बोलनी थी, जो मुलायम सिंह यादव जी बोलते थे, वो भी अखिलेश जी भी बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है, सच्चाई की बात है। और आप ये देखिए कि मुलायम सिंह यादव जी पर हमने कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। भ्रष्टाचार का आरोप तो कांग्रेस ने लगाया। कांग्रेस ने सीबीआई मुकदमा किया, बेचारों उनको उनके ऊपर दाग लगा जीवन पे, जो उन्होंने कभी किया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन्होंने सीबीआई मामला, उसको क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, मुलायम जी के अगेंस्ट जो थी और अखिलेश जी के अगेंस्ट थी। आज वही पार्टी सपा के साथ जाने की बात कर रही है। सबको सच्चाई समझ में आ गई। जनता इसीलिए इन लोगों को विश्वास नहीं कर रही कि इनकी कथनी में करनी में कुछ और है, कहते कुछ और, करते कुछ और है।
मैं सोचता हूं कि गौतम राणे जी, एक काम मैं खुद ही कर दूं क्या? घंटा 2 घंटा लगेगा, लेकिन अब देश हित में कुछ तो त्याग करने पड़ेगा मुझे भी, जब राजनेता इतना त्याग कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं एक लिस्ट बना के पब्लिक कर दूं कि भाजपा की बी टीम में कौन कौन लोग ऐड हो चुके हैं। अपनी तरफ से नहीं, किसने किसको बी टीम बताया उसी के नाम लिख लेता हूं। मेरे ख्याल से चुनाव आयोग में जितनी पार्टियां रजिस्टर्ड है उसमें कुछ ही बचेंगी जो जिनको किसी ने बी टीम ना बताया हो भाजपा की। जी जी। तो जनता के लिए अच्छा हो जाएगा ये समझने के लिए क्या कि भाई नोटिस बोर्ड पे लगा रहा है कौन कौन बी टीम में, अपना देख लो। जैसे नहीं होता कि इम्तिहान में रिजल्ट आता अखबार में नंबर मिला लो, वैसे देख लो ये पार्टी बी टीम है कि नहीं। जी जी। अब देश हित में कुछ तो करने पड़ेगा जब सब एक दूसरे को भाजपा की बी टीम बता रहे हो क्या। अखिलेश जी कह रहे कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है, और अजय राय भाजपा से सुपारी लेके आए हैं हमारी। कांग्रेसी कह रहे कि भाजपा और अखिलेश यादव एक हैं। बहन जी को तो खैर कहते रहते हैं सब, लालू जी के लिए वही बात, नीतीश बाबू के लिए वही बात, तो फिर बचा कौन भैया? ममता जी के लिए भी बीच में चला दिया था, उनने मोदी जी की थोड़ी तारीफ कर दी थी, अमित शाह की, मोदी की, आरएसएस की, तो बता दिया ये भी टीम में आ गई। तो टीम पर एक बार रायशुमारी हो जानी चाहिए त्रिपाठी जी, नहीं, ताकि ये साफ रहे भैया, पाला तो साफ खींचे। ऐसा ये धोखाधड़ी में बड़ा मसला। खैर, हम आज के विषय इसलिए लाए थे, मैं इस चुनाव में परखने की कोशिश ये करूंगा 2 चीजें। एक, क्या अचानक से कोई खड़ा हो और दशकों से जो नेता और पार्टियां जिस मुद्दे को से रहे हो, यानी उसको पल्लवित पुष्पित कर रहे हो, उसकी फसल कोई काट सकता है क्या अचानक से? इसको मैं टेस्ट कर लूंगा 24 में। क्या कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी दलित चेतना और पिछड़ों की चेतना लाए हैं देश में, मान लेता हूं अभी 24 में इसका भी टेस्ट हो जाएगा। जैसे 24 चौकीदार चोर है का टेस्ट हुआ, राफेल का चेक हुआ, इसका भी टेस्ट हो जाएगा। तो हमारे जैसे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा कि अचानक से सो के उठिए और कोई भी मुद्दा हाईजैक कर लीजिए और उस पर अपनी मोहर लगा के कह दीजिए कि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या ऐसा है? राम जन्मभूमि का मसला जब तब तमाम पार्टियों ने दाएं बाएं करने की कोशिश की, क्या भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल उससे कोई उसको छीन पाया? नहीं छीन पाया ना। कोशिश की, परसों ही कमलनाथ जी ने कोशिश की, कहा अकेले भाजपा श्रेय न ले, कांग्रेस का भी श्रेय है, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन क्या पिछड़ों के मसले पे ऐसा हो जाएगा? ये लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ये जो तमाम लोगों ने जो एक वो बनाई, पिच तैयार की अपनी अपनी पार्टियों के लिए, क्या कांग्रेस उस पर अपना झंडा गाड़ देगी? एक प्रश्न। दूसरा, इस बात की भी बात हो जाएगी, जो बात गौतम राणे कह रहे थे उसका भी टेस्ट केस हो जाएगा कि कांग्रेस उसी पर मूल रूप से दांव लगा रही है, उसका भी सारा कुछ उसी पर टिका है कि भाई देश में हम ही हैं। इस थ्योरी का भी निस्तारण हो जाएगा। क्या कि आप इलेक्शन कमीशन में अगर मान लीजिए राष्ट्रीय पार्टी हैं, उतने भर से देश आपको सत्ता सौंपने को तैयार है क्या? 19 का चुनाव हुआ तब भी गौतम जी ये सारे दल क्षेत्रीय थे क्या? राष्ट्रीय तो कांग्रेस ही थी और 19 में राहुल गांधी सामने थे। ऐसा नहीं कि वो तब छोटे थे। तब देश ने ये भाव क्यों नहीं रखा कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर, जो अभी कांग्रेस कह रही है कि नहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखिए राहुल गांधी ही है, कि भाई 19 में भी तो वही थे। कांग्रेस को 19 में जवाहरलाल नेहरू से लेके और आज तक के इतिहास में सबसे कम सीटें प्राप्त हुई। इतनी कम, मैं 2 उदाहरण दूंगा
गौतम राणे साहब उसको नोट कर लीजिएगा, आगे काम आएंगे उदाहरण। 2 उदाहरण दूंगा, ऐतिहासिक उदाहरण। आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ कांग्रेस के लिए सबसे खराब चुनाव था तब तक के इतिहास में, उसमें भी 126 सीट जीत के आई थी इंदिरा गांधी, जब हिंदी पट्टी से साफ हो गई थी कांग्रेस। और दूसरा चुनाव हुआ जिन अध्यक्ष को कांग्रेसियों ने धोती फाड़ के, त्रिपाठी जी, क्या शारीरिक हिंसा करके धोती और कुर्ता फाड़ के उनकी नेम प्लेट तोड़ के सीताराम केसरी की बहिष्कृत कर दिया था, कहा था इससे ज्यादा गया गुजरात अध्यक्ष नहीं हुआ, वो भी 120 सीट जिता के लाए थे कांग्रेस को, क्या? और राहुल जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ 19 में, उसने तो कांग्रेस के इतिहास की प्रतिष्ठा ही धूल धूसरित कर दी मित्र। आप आधा सैकड़ा नहीं पाए। तब यह तर्क कैसे चलेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग जानते हैं कि ठीक है यूपी में अखिलेश होंगे, बिहार में लालू होंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो केवल राहुल गांधी। ये तीना फैक्टर नहीं चल रहा। अगर चलता तो 19 में क्यों नहीं चला? और हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछड़े बिहार में लालू यादव उनके आइकॉनिक फिगर हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अति पिछड़ों में एक बड़ी सीमा तक स्वीकार्यता नीतीश बाबू की है। उत्तर प्रदेश में जो गैर भाजपा पिछड़ा है उसके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अखिलेश यादव उनको अच्छे लगे या खराब लगे, क्या? दलितों की आज भी एक व्यक्ति के तौर पर अगर कोई नेता ढूंढा जाएगा, पार्टी की बात नहीं कर रहा, पार्टी भाजपा बड़ी है दलितों की देश में, लेकिन व्यक्ति के तौर पर अगर आप देखेंगे कि आइकॉनिक कौन है तो मायावती आज भी है। उनका वोट परसेंट 13 हो गया, फिर भी किसी एक व्यक्ति के पास 13% वोट है क्या दलितों का? नहीं है ना, इसलिए बड़ी है। इतना वोट तो कभी रामविलास पासवान के पास नहीं रहा। जगजीवन राम शामिल बाजा थे, कांग्रेस में थे, तो उनका है कि कांग्रेस का ये पता ही नहीं लगता था। आज भी मायावती के पास अगर 13% भी गौतम भाई वोट है तो किसी एक व्यक्ति के पास 13% वोट होना यूपी में छोटी बात नहीं ना। ने बता दीजिए कोई दूसरा नेता हो सिंगल, उनके यहां पोस्टर में और कोई चेहरा तो है ही नहीं। उसको पार्टी कह लीजिए या मायावती कह लीजिए, बात एक ही है, उन्हीं के नाम पर है 13%। इसलिए मैं इसका भी टेस्ट केस हो जाएगा इसी चुनाव में 24 के, कि पिछड़े क्या कांग्रेस को अपना स्वाभाविक घर मानने लगे, क्योंकि पिछड़े कांग्रेस के कभी स्वाभाविक तौर पर साथ नहीं रहे। अखिलेश यादव का मसला नहीं है, तेजस्वी का मसला नहीं, अतीत से नहीं रहे, दलित रहे, मुसलमान रहे, ब्राह्मण रहे ऐतिहासिक तौर पर उसके, लेकिन पिछड़े कभी नहीं रहे। पिछड़ों को जिस राज्य में पहला विकल्प मिला उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, ये इतिहास कहता है। धन्यवाद।